चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बयान भेजा है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मेमो एक हकीकत है और इसके जरिए फौज के मोराल को गिराने की कोशिश की गई है, इसकी तफ्तीश जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को अब हुक्म दिया है कि 2 माह में वोटर लिस्ट मुकम्मल की जाए। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी फजाओं में नए इंतखाबात की हवा चल रही है। अमेरिका का अब फरमाना है कि तालिबान से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, वो उससे मुज़ाकरात भी चाहता है और पुरअमन हल भी चाहता है अफगानिस्तान के मामले का। वज़ीर आज़म अगर किसी की नहीं सुनते तो अपनी हुकूमत के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ही चार्जशीट पढ़ लें। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने आज इस तासुर की नफ़ी की और उसको ज़ाइल किया, जिसके तहत ये लगता था कि जुमे की शब उनकी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान होने वाली मुलाकात के नतीजे में मेमो मामले पर एक कोई खामोश समझौता हो गया है और फ़ौज अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। जनरल अशफाक परवेज कियानी की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाबुल जवाब दाखिल किया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने एक बार फिर जोर दे के कहा कि वो एक हकीकत है और इसकी तफ्तीश जरूरी है। इंतहाई अहम बयान जनरल अशफाक परवेज कियानी का जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दुरुस्त हकाइक बयान किए हैं, मैंने ऐसे कोई चीज़ नहीं छुपाई जो मेरी मालूमात में है। मेमो एक हकीकत है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। मेमो कौमी सलामती का मामला है। फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश की गई है और फौज के हौसले मगर बुलंद हैं। आज ही एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की थी, आज उनका भी बयान सामने आया है और उसमें अपने बयान में इंतहाई अहम बात यह है कि जनाब नवाज शरीफ ने जनरल कियानी, जनरल पाशा और मंसूर एजाज के इस्तदलाल को दुरुस्त बताया है। जनाब नवाज शरीफ के जवाबुल जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तफ्तीश करे। अपनी दरख्वास्त में इसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस्तदा नहीं की कि पार्लियामेंट या इंतजामिया को मेमोगेट की तफ्तीश से रोका जाए और ना ही अदालत के हुक्म में ऐसा किया गया। पार्लियामेंट और इंतजामिया भी अदालत को अपने आइनी हिस्सेदारी करने से नहीं रोक सकती। आइन की आर्टिकल 184 के तहत दरख्वास्त काबिल समाअत है। जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल पाशा के मुताबिक उन्होंने मंसूर एजाज से मुलाकात की। क्या ये लोगों का बुनियादी हक नहीं कि वह सच जान सकें? मंसूर एजाज के बयान की दीगर जवाब गुजारों की तस्दीक हो चुकी है। जनाब नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगर आधा सच भी मान लिया जाए तो मुल्क की बुनियाद को संजीदा खतरा लाहक हो गया है। मुल्क के दिफा करने वाले इदारों की खुदमुख्तारी को खतरे में डाला गया है। मेमो के जरिए जनाब नवाज शरीफ ने यह बात कही है। आज ही जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी का बयान भी सामने आया है और इससे वो मुतज़ाद सूरत हाल एक बार फिर आया हुई है जिस पर हुकूमत कायम नज़र आती है। हुकूमत का मुसलसल इस्तदलाल ये है कि मेमो इस काबिल नहीं कि इस पर तवज्जो दी जाए या इसकी भरपूर तहकीकात की जाए। पंजाब के गवर्नर लतीफ़ खोसा ने आज हुकूमत की इस पोजीशन को एक बार फिर दोहराया और उन्होंने BBC से एक इंटरव्यू में कहा कि इस मामले की तफ्तीश होना या इसके बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो अपनी जगह, लेकिन जनरल जेम्स जोन्स के बयान आने के बाद, उसके एफिडेविट आने के बाद मेमो मामला तकरीबन ख़त्म हो गया है और अब इस पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अहमियत की बात यह है कि इससे पहले हुकूमत की पोजीशन भी यही रही है कि मेमो को किसी सूरत भी गर्दाना नहीं जाए, बल्कि इसको किसी सूरत भी तहकीक के लिए या तफ्तीश के लिए इसकी अहमियत को नहीं समझा गया है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस सिलसिले में बयान दे चुके हैं और आजकल हुकूमत की हिकमत अमली की सरबराही कर रहे हैं सेनेटर बाबर आवान, जिन्होंने मेमो के ख़िलाफ़ एक भरपूर तकरीर भी की। इख्तिताम हफ्ता ये तकरीर उनकी उस वक्त हुई जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुलाकात जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से हो चुकी थी। बाबर आवान ने इस मुलाकात के बाद और हुकूमती और फ़ौज के इस मौक़िफ़ के बावजूद कि मेमो एक सीरियस और बहुत तफ्तीश तलब मामला है, उन्होंने इसे एक कागज़ का टुकड़ा अवामी जलसे में करार दिया। एक तरफ टुकड़ा हो कागज़ का, दूसरी तरफ टुकड़ा हो जमीन का, तो तुम मुझे बताओ कि पहले तहकीकात किसकी होनी चाहिए, पहले मुकदमा किसके बनना चाहिए, पहला कमीशन किसका बनना चाहिए, कागज के टुकड़े का या पाक सरजमीन के टुकड़े का?
कागज़ का टुकड़ा है, इसकी किसी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाबर अवान नहीं कहते, उनकी जो पोजीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले अहकामात के हवाले से 1 दिसंबर को ली थी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उससे एग्री किया था और उसे अपनी पोजीशन का व्यू बताया था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ुद भी अब ये कहते हैं कि मेमो तहकीक का या तफ्तीश का तलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में जनरल जेम्स जोन्स अमेरिका के सदर के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर का बयान आ चुका है, जिसमें मंसूर एजाज के इस्तदलाल को चैलेंज किया गया है। वज़ीर आज़म गिलानी कहते हैं कि यह एफिडेविट काफ़ी है, जिसके बाद अब इस मेमो में मज़ीद कोई जान नहीं बची और किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं। ये अभी तो इंसाफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर जेम्स जॉन के बयानात के बाद अब तो ये मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अब हमारी भी कौम की तजलील होगी कि अगर हम इस पे इंसिस्ट करते रहें, अमेरिकन भी क्या सोचेंगे कि क्या शऊर वाली कौम है कि मसला हमारा है, लड़ ये रहे। अमेरिकन भी क्या सोचेंगे, क्या शऊर वाली कौम है, लेकिन ये पाकिस्तान की कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, जिसे पाकिस्तान के अवाम ने अपने वोटों से मुंतखब किया है, पाकिस्तान के अवाम को कहता है और अपनी हुकूमत की जानिब से कहता है कि उसे ज़्यादा एतबार अमेरिका के सदर के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर जनरल जेम्स जोन्स के बयान पर है, मगर उसे एतबार नहीं आ रहा अपनी अफवाज के सरबराह के बयान पर और अपने ISI के सरबराह के बयान पर। जनरल जेम्स जोन्स अगर मंसूर एजाज की बयान की किसी हिस्से की तरदीद करते हैं तो पाकिस्तान के अफवाज के सरबराह और पाकिस्तान के ISI के सरबराह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान में कह चुके हैं कि ये मामला इंतहाई तहकीक तलब है, ये सीरियस मामला है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश है और मेमो एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ज़्यादा एतबार अमेरिका के सदर के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर पर है, अपनी अफवाज के सरबराह के बयान पर और अपने ISI के सरबराह के बयान पर वज़ीर आज़म को लगता है यकीन नहीं आ रहा। इसीलिए वो कहते हैं कि हम क्यों इसरार कर रहे हैं कि मेमो की तहकीक करें। अमरीकी भी सोचते होंगे कि हम क्या करते हैं और हम क्यों इस मामले को बार बार इसका जिक्र करते हैं और इसकी तहकीकात की बात करते हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये बयान कि जनरल जेम्स जोन ज़्यादा एतमाद वाले हैं, उनके बयान पर ज़्यादा एतमाद करने की ज़रूरत है। इसकी मिसाल ऐसे ही दी जा सकती है कि आज सदर बाराक ओबामा ये कहें कि उन्हें किसी भी ऐसे मामले पे जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से है, उन्हें जनरल हमीद गुल की बात पे ज़्यादा एतबार है और जनरल मार्टिन डेम्सी अफवाज अमेरिका के सरबराह पर एतबार नहीं है, या जनरल डेविड पेट्रेस CIA के सरबराह पर एतबार नहीं है। ऐसी ही बात है कि बाराक ओबामा कहें कि उन्हें किसी मामले में जनरल हमीद गुल की बात पर ज़्यादा एतबार है, जैसे हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा एतबार अगर है इस मामले में तो जनरल जेम्स जोन्स की बात पर एतबार है। और शायद यही वजह है कि उन्हें एतबार नहीं आ रहा कि उनकी अफवाज का सरबराह और उनकी ISI का सरबराह इस मामले में क्या राय रखता है। आज इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास हो रहा है, एक बहुत अहम इजलास भी हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा का इजलास किया, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी वो डिस्कस की गई। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां रात गए उनकी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात होगी। बाबर अवान भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। हुकूमत को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 दिसंबर के अहकामात के हवाले से जवाब देना है। बहुत अहम अहकामात थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर को दिए थे और जिसमें याद दिलाया गया था कि सदर, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून की जानिब से कोई भी पेश नहीं हुआ। सदर ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सदर का जवाब दाखिल कराना होगा अटॉर्नी जनरल को। इसके अलावा ये भी हुक्म दिया गया था कि अगली समाअत से कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DG ISI हुसैन अक्कारी और मंसूर एजाज के बयानात हर पॉइंट का एतराफ़ी या इख्तलाफी जवाब दिया जाए। इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि 1 दिसंबर का हुक्म देने के बाद बाबर अवान समेत चंद दीगर हुकूमती अफराद ने गालिबन सेक्रेटरी इत्तलात के दफ्तर में या PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अदालत की तस्दीक की गई और एक फाजिल जज का नाम भी लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा था कि हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया था कि अगर वज़ीर आज़म का भी यही मौक़िफ़ है तो अदालत को बताया जाए कि अदालत की तस्दीक के मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म ने क्या एक्शन लिया। ये बात भी अदालत ने तशवीश के साथ नोट की थी कि वफाकी वज़ीर कानून ने भी अदालती कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया है। हुकूमती पोजीशन
फ़ौज की पोजीशन से टकराती हुई नजर आती है और मुसलसल न सिर्फ ये कि फ़ौज के मौक़िफ़ से टकरा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात से भी टकरा रही है और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो इस मामले में मौक़िफ़ रखती हैं, हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन उससे टकराती नजर आती है। इस मामले में हुसैन हक्कानी जो कि सेंट्रल कैरेक्टर हैं, मरकज़ी किरदार हैं इस पूरे मामले के, उनकी वकील हैं मोहतरमा आसमा जहांगीर, और उन्होंने भी इस मामले में इस बात का कोई इंदिया नहीं दिया कि हुकूमत इस मामले की तहकीक करना चाहती है या इसकी भरपूर तफ्तीश करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता समाअत के बाद उन्होंने इस मामले पे ISI पर हमला किया, ज़बानी हमला किया और उससे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये बहुत अहमियत की बात है क्योंकि वो आजकल न सिर्फ हुकूमत की करीब हैं बल्कि हुसैन हक्कानी की वकील भी हैं इस मामले में। ISI की चोर की दाढ़ी में तिनका था या नहीं था, वो किस लिए इन्वेस्टिगेट करने चले गए, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, किसने अथॉरिटी दी थी, और अगर उनको इतना इसके ऊपर खदशा हुआ तो क्या वो कोई कू सिविलियन अथॉरिटीज़ के खिलाफ कर रहे थे या नहीं, क्या वो हाई ट्रीजन में आता है या नहीं आता है। अब ये सवालात जो हुसैन हक्कानी की वकील पूछ रही थी, तो ये हमें पता नहीं कि हुसैन हक्कानी ने ये सवालात वज़ीर आज़म से भी पूछे या नहीं, जहाँ पर आजकल वो मुस्तकिल रहाइश रखते हैं। ऐवान वज़ीर आज़म में जनाब हुसैन हक्कानी की मुस्तकिल रहाइश है, जहाँ से वो अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। इससे पहले उनकी मुस्तकिल रहाइश अमरीका से वापसी के बाद ऐवान सदर में थी। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, कानूनी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुल्क के मुमताज़ नामवर बैरिस्टर जनाब आबिद हुसैन मिंटो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिंटो साहब। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश ये है कि इस मामले में अगर फ़ौज कहती है या ये कि शायद लोग समझते हैं कि तहकीकात हो जानी चाहिए, इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हुकूमत इसको कहती है कि या तो ये कागज़ का टुकड़ा है या ये कि जनरल जेम्स जोन्स का एफिडेविट आ गया, इसकी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, मेमो इस काबिल नहीं है। हाँ कामरान साहब, ये सब बातें जो हैं वो मैं भी रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ और दिन ब दिन इस किस्म के बयानात पढ़ने के बाद मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि हमारी हुकूमतें किस किस्म के तौर तरीके बरतती हैं चीज़ों के बारे में। देखिए, एक तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा है और वो ये कहते हैं कि जेम्स जॉन्स के बयान के बाद इसकी कोई हैसियत नहीं रही। अगर ऐसा है तो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी तफ्तीश को वापस क्यों नहीं लिया? अगर ऐसा ही था तो उन्होंने हुसैन हक्कानी को का इस्तीफ़ा क्यों मंजूर कर लिया और उनको बरतरफ क्यों कर दिया? ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और इनमें खुला तज़ाद मौजूद है और इसलिए साफ ज़ाहिर है कि वो ख़ुद भी समझते हैं कि ये मामला जो है तफ्तीश तलब है और तफ्तीश तलब ये है। और ये कहना कि ये कागज़ का टुकड़ा है, तो ये तो कागज़ के टुकड़े के ऊपर ही चीज़ें लिखी जाती हैं। हमारे ज़ियाउल हक़ साहब कहते थे कि यह आइन जो है वो ये कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन वो आइन ही है जो पाकिस्तान को एक जगह पे मुश्तमिल रखता है और उसको चलाता रहता है और उसके अंदर जमहूरी अमल को बरकरार करता है। तो कागज़ की बड़ी अहमियत है और उस पर लिखे हुए की उससे भी बड़ी अहमियत है। और इस बात के ऊपर जो आज मीमो का झगड़ा चला हुआ है, ये सवाल बहरहाल मौजूद है। ये बात तो तय है कि मीमो एक कागज़ की सूरत में और एक तहरीर की सूरत में मौजूद है। जेम्स जॉन्स भी ये कहते हैं, मंसूर एजाज भी ये कहता है और हुसैन हक्कानी को भी इस बात का इल्म है कि ये चीज़ कागज़ के ऊपर लिखी हुई मौजूद है, सर्कुलेशन में है और हुकूमत अमेरिका के कारिंदों के पास ये पहुँच चुकी है। तो ये किसने लिखा, किसके कहने पे लिखा और इसकी अहमियत क्या है, किसके ईमा पर लिखा गया, ये सारी बातें जो हैं तफ्तीश तलब हैं। अगर ये तफ्तीश तलब ना होती तो पाकिस्तान की हुकूमत पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात के ऊपर ना बिठाती और अगर जेम्स जॉन्स का जो एफिडेविट है वो काफ़ी होता तो पार्लियामेंट्री कमेटीज को बर्खास्त कर दिया जाता और कहा जाता कि थैंक यू वेरी मच, आप कोई तफ्तीश नहीं। ज़रा सा ये फरमाइएगा कि एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जेम्स जोन्स के जो अमेरिका का जनरल रिटायर्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसके एफिडेविट की तो इतनी अहमियत है। आपकी अफवाज के सरबरा ने भी एक एफिडेविट दाखिल किया है, आपके DG ISI ने ISI के सरबरा ने भी एक बयान दाखिल किया है। ऐसा लगता है कि उस बयान की अहमियत, जनरल जेम्स जोन्स के बयान की अहमियत उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और अदालत में यह मामला है। बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल नहीं है सर? बिल्कुल, देखिए ना, एक से ज़्यादा बयानात हैं और एक से ज़्यादा हल्फी बयानात हैं। मंसूर एजाज का हल्फी बयान है, जेम्स जॉन्स का हल्फी बयान है,
शुजा पाशा का हल्फी बयान है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हल्फी बयान है, तरह तरह के हल्फी बयान वहाँ पे मौजूद हैं। तो कोई तफ्तीश तो होगी ना कि कौन दुरुस्त कहता है कौन गलत कहता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जिसकी तफ्तीश मैं मांगता हूँ, पाकिस्तान का शहरी मांगता है, हर जमहूरियत पसंद मांगता है, वो ये है कि क्या ये बात जो उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखी गई है कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को फ़ौज से ख़तरा है, ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। और दूसरी ये बात कि उसके एवज़ में और उसके वास्ते उन्होंने हाल ये तलाश किया कि हुकूमत अमेरिका की फ़ौजियों को यह कहा जाए कि आप पाकिस्तान के फ़ौज को किसी तरीके से मजबूर करें कि वे ये काम ना करें। ये मुदाखलत है। ये लिखा गया या नहीं लिखा गया, किसने लिखा, मंसूर एजाज की अपनी ईजाद है या किसी और ने इसको कहा, ये सब चीज़ बिल्कुल तशरीह तरफ है। सर, इसमें एक अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से भी कहा, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट हैं इस पिटीशन में, कि वो भी अपना जवाब दाखिल कराएं। इसका जवाब दाखिल नहीं कराया गया, फेडरेशन की तरफ से एक जवाब दे दिया गया। आपके ख्याल में सदर ममलिकत को जवाब दाखिल कराना चाहिए या ये कि उनकी कानूनी जिम्मेदारी है या वो उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है? इस्तिस्ना का तो कोई इसमें सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि यह आर्टिकल 248 की किसी तौजीह और तशरीह के अंदर ये नहीं आती। ये तो जब वो सदर साहब या उनका कोई नुमाइंदा अदालत में आर्टिकल 248 की जो इम्यूनिटी है उसको पेश करेगा तो फिर इसका फ़ैसला भी कानूनी तौर पर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो सदर के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि वो इस सारे के पीछे हैं और हुसैन हक्कानी उनके नुमाइंदे हैं, और हुसैन हक्कानी ने मंसूर एजाज को कहा है अगर ये सारी बात गलत है तो इसको गलत कहना होगा ना, किसी को कहना होगा, और वो सदर को भी कहना होगा, क्योंकि सदर को बराह रास्त इसमें मुलव्वस किया जा रहा है। और चूँकि उनको मुलव्वस किया जा रहा है और वो इस मुकदमे में जो मुस्लिम लीग नून ने दायर किया है उसमें वो पार्टी के तौर पर लिखे गए हैं, तो अदालत ने बिल्कुल मुनासिब किया है कि भाई आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, आप इसका जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ये उनकी सवाबदीद है कि बिना जवाब दें। अदालत उनको मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन अदालत उसके नतायज बरामद कर सकती है अगर वह जवाब ना देंगी। तो ये सारे सवालात जो हैं ये मौजूद हैं, और इनसे इस तरह से आप अपने किनारा कशी नहीं कर सकते कि जी हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम तो उसको मानते ही नहीं। वो जेम्स जॉन्स का बयान आ गया है, कई बयान आए हैं, इन बयानात में से कौन सा दुरुस्त है कौन सा नहीं दुरुस्त और इस मीमों की हकीकत क्या है, इस सारे का पर्दाफाश करना किसी का काम है और वो तफ्तीश के बगैर नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद हसन मंटो। सदर साहब को जवाब देना होगा क्योंकि उन पे इल्ज़ाम है, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपना नतीजा निकाल सकती है। मेमो का मामला तफ्तीश तलब है, हर सूरत में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। सदर साहब को इसलिए जवाब देना है कि इल्ज़ाम उन पर आया है, और ये भी बहुत अहमियत की बात है कि आखिर क्यों पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है कि उसके नज़दीक ज़्यादा मोतबर अमरीका के जनरल हैं। अमरीका के जनरल जेम्स जोन्स का बयान है, लेकिन अगर अपनी पाकिस्तानी फ़ौज का सरबरा या पाकिस्तानी ISI का सरबरा ये कहता है कि ये मामला तफ्तीश तलब है, तो हुकूमत के लोग उस मामले को एक कागज़ का टुकड़ा क्यों कहते हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद दूसरा मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज कहा है हर सूरत में 2 माह के अंदर वोटर्स लिस्ट मुकम्मल कर ली जाए और हर तरह से तैयारी को मुकम्मल किया जाए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पिटीशन पर आज समाअत करी। इसका ताल्लुक़ है इंतखाबी फहरिस्तों का, जिनके बारे में बताया गया कि 2008 के इंतखाबात में तकरीबन 40% वोटर्स जाली रजिस्टर्ड हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस सिलसिले में मुस्तैदी से और भरपूर तरीके से काम किया जाए और आइंदा 2 माह के अंदर यानी 23 फरवरी तक इलेक्शन वोटर्स लिस्ट का काम मुकम्मल कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज 6 रुकनी बेंच, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे थे, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन सालाना वोटर लिस्ट तैयार करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन से मुत्तफिक नहीं कि इंतखाबात पुरानी वोटर्स लिस्ट पर कराए जाए। साबका शेड्यूल के मुताबिक 23 फरवरी तक नई लिस्टें बना ली जाएँ। अब आईनी जिम्मेदारी है वोटर्स लिस्ट हर साल अपडेट होनी चाहिए, और ये भी हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन हर 15 रोज़ बाद इस मामले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए।
2008 के इंतखाबात के जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक कुल वोटर्स 8 करोड़ 12 लाख थे, जबकि जाली वोटर्स उनमें 3 करोड़ 71 लाख थे, जिसकी वजह से 2008 के इंतखाबात के आउटकम के बारे में भी सवालात पैदा हो गए हैं। आज इस अहम केस की समाअत के दौरान जो तबसरे सामने आए उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी का मामला कौमी मफाद है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल बेनज़ीर भुट्टो की दरख्वास्त आई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 1 माह का वक्त दिया गया था। और आज ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि इंतखाबी फरिश्तों के मुकदमे में बेनज़ीर भुट्टो की दरख्वास्त को भी शामिल किया हुआ है। जस्टिस तारिक परवेज़ ने कहा कि फ़र्ज़ करें 15 मार्च को हुकूमत इलेक्शन कराती है, क्या इन्हीं बोगस वोट्स पर इंतखाबात कराए जाएंगे? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी लिस्टों में तो 44% वोटर्स बोगस है, कि आइंदा हुकूमत बनेगी जो 44% बोगस वोट से आई हो। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी में जानबूझकर ताख़ीर की गई है। उन्होंने कहा कि हमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगी। आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहकामात 2 माह के अंदर इंतखाबी फरिश्तें तैयार की जाएँ। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबात सामने आ रहे हैं और शिद्दत से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत से कहती हैं मसले का हल ये है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अहमद बिलाल महमूद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुमताज़ NGO पिलडाट के, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से भरपूर काम कर रही है। फरमाइएगा बिलाल साहब, आपके ख्याल में जिस कमिटमेंट का आज इज़हार कर रही है सुप्रीम कोर्ट मुसलसल जमहूरियत के हवाले से और जमहूरियत के साथ, उस हवाले से आज के जो ये अहकामात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसकी क्या अहमियत है? मैं समझता हूँ कि आज की जो कार्रवाई है जिस मौजू पे है वो इंतहाई अहम और हसास मौजू है। 2006 में इंतखाबी फहरिस्तें बन रही थीं और उस पर 1 अरब रुपए की लागत आई थी और वो लिस्टें इंतहाई नाक़िस साबित हुई थीं और उसमें से अब ये पता चला है कि तकरीबन 46% के करीब वोटर वो थे जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सका। उन्हें बोगस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसलिए कि उनके पास कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नहीं थे। अब हम एक बार फिर नई फहरिस्तें बना रहे हैं और इस मौके पर मामला फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में है। पिछली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट में ही आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ़लाँ तारीख तक ये लिस्ट मुकम्मल करें और ये भी हिदायत दी थी कि इस तरह से मुकम्मल करें। उसके नतीजे में जो लिस्ट बनी थी वो नाक़िस लिस्ट थी और आज हम फिर 2011 में उस मकाम पे खड़े हैं जहां एक बार फिर कौम का पैसा खर्च हो रहा है, वसाइल खर्च हो रहे हैं और इंतखाबी फहरिस्तों के ऊपर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में फिर कोई ऐसा हुक्म न दिया जाए और कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जिसकी वजह से फिर हमें ये देखना पड़े कि एक नाक़िस लिस्ट हमारे सामने आ गई है। इसलिए मैं समझता हूँ इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। अच्छा बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि नादरा ने 2008 की जो इंतखाबी फरिश्ती थी उसकी तो काफ़ी मुस्तैदी से सफाई कर ली है, काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या सुस्त रवि का शिकार लगता है या किसी वजह से सुस्ती दिखा रहा है जान के? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन इरादी तौर पे सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब किसी एक शख्स पे मुश्तमिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 4 उसके अंदर रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, और ये चारों जज जो हैं अभी हाल ही में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों की कंसेंसस के साथ ये लोग अपॉइंट हुए हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई। बिलाल साहब, ये बताइए क्या पोजीशन है अगर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाता है और आइंदा 2-3 महीने के अंदर इंतखाबात हों तो इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है इनके लिए? देखिए, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे वो इस वक्त जो हमारे पास वोटर्स लिस्ट है उसकी बुनियाद पे होंगे और ये जो मौजूदा वोटर लिस्ट है इसके बारे में ये कह देना कि इसमें 46% बोगस वोट हैं, ये दुरुस्त नहीं है। वो बोगस नहीं है, ये वो वोट हैं जिनके पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नहीं है। क्योंकि हुआ ये है कि जब नादरा को एक काम दिया गया तो नादरा ने कहा जी ये इस लिस्ट के अंदर 46% वो लोग हैं जिनके हम अपने डाटाबेस से शनाख्त नहीं कर सकते, यानी ये वो लोग हैं जिनको कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जारी नहीं हुए थे। लिहाजा इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोगस लोग थे। हो सकता है ये वो लोग हों जिनको बाद में शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए गए हों, ये वो लोग हों जिनके पास पुराना शनाख्ती कार्ड हो, क्योंकि उस वक्त पुराना शनाख्ती कार्ड भी एक्सेप्टेबल करार दिया गया था, तो वो बोगस नहीं है। लिहाजा ये लिस्टें बहुत अच्छी तो नहीं हैं,
लेकिन ये बोगस भी नहीं है। लिहाजा जाहिर है अगर आज इंतखाबात कराने पड़ जाएं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब हिलाल महबूब हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और आज की एक और बहुत अहम खबर अमेरिका में आला तरीन सतह से कहा गया है और चौंका देने वाला बयान दिया गया है कि अमेरिका नहीं कहता कि तालिबान से कोई दुश्मनी है, तालिबान से दोस्ती चाहते हैं, तालिबान से बातचीत चाहते हैं, अफगान मसले का हल चाहते हैं। और ये बयान आया है अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन की जानिब से। इस अहम पेशरफ पे बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका की पॉलिसी में नाकाबिल यकीन तब्दीली नज़र आ रही है। अब अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि तालिबान तो उसके दुश्मन ही नहीं है, बल्कि वो तालिबान से दोस्ती चाहता है, मुज़ाकराती हल चाहता है अफगानिस्तान का। बयान आया है अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन की जानिब से, जिन्होंने अमेरिकी न्यूज़ मैगज़ीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका तालिबान से बातचीत चाहता है, मुज़ाकरात चाहता है। ये बहुत अहम तब्दीली है और पॉलिसी की तब्दीली और हवा का रुख बताती है। जो बाइडन ने कहा कि तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है और ये बहुत अहम नुक्ता है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि सदर ओबामा का एक भी ऐसा बयान मौजूद नहीं जिसमें हमारी ये पॉलिसी जाहिर हो कि तालिबान हमारे दुश्मन हैं और वो अमरीकी मफादात के लिए ख़तरा हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या वाकई सदर ओबामा ने जो बाइडन के मुताबिक कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। If the Taliban retakes this country and Al-Qaeda can operate with impunity, then more American lives will be at stake. The Afghan people will lose their chance at progress and prosperity, and the world will be significantly less secure. अगर पॉलिसी तब्दील हो ही रही है तो इतनी बड़ी गलत बयानी करने की क्या ज़रूरत है। बाराक ओबामा क्या अमेरिका में हर सतह पर तालिबान के ख़िलाफ़ पोजीशन ली गई है, तालिबान के ख़िलाफ़ भरपूर प्रोपेगेंडा भी किया गया है, उनके ख़िलाफ़ बयानात भी दिए गए हैं, उन्हें दुश्मन अव्वल भी बताया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी यही कहती रही हैं। We and our allies fight in Afghanistan because the Taliban protects Al-Qaeda and depends on it for support, sometimes coordinating activities. In other words, to eliminate Al-Qaeda, we must also fight the Taliban. आज जो बाइडन ने यह भी कहा अमेरिका के नायब सदर ने कि तालिबान से मुज़ाकरात करके उन्हें आमादा किया जाए कि अलकायदा या दीगर किसी दहशतगर्द तंजीम को अमेरिका या इत्तहादियों पर हमले के लिए पनाहगाहें मुहैया नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग तालिबान से नहीं बल्कि अलकायदा से है। अमेरिका तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में हमले नहीं कर रहा है। न सिर्फ ये कि जो बाइडन ने यह बात की, आज अमेरिका के सदर के प्रेस ऑफिस ने, वाइट हाउस के तर्जुमान ने भी कहा कि 9/11 को अमेरिका पर हमले के बाद हमने अफगान मुहिम शुरू की। अफगानिस्तान में हम अलकायदा को शिकस्त देने और वहाँ इस्तेहकाम लेने के लिए मौजूद हैं ताकि अलकायदा या दीगर दहशतगर्द ग्रोह वहाँ पर फिर से अपने कदम न जमा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तालिबान हुकूमत के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजें नहीं भेजी थी। नायब सदर जो बाइडन का नुक्ता ये था कि अगरचे हम लड़ रहे हैं लेकिन तालिबान का खात्मा असल मामला नहीं है। ये वाइट हाउस का बयान है। इस अहम तब्दीली का, पॉलिसी तब्दीली, रुख की तब्दीली, सिमत की तब्दीली जो अफगानिस्तान में अमेरिका कर रहा है, इसके क्या असरात होंगे और क्यों कर रहा है, ये पूछने के लिए जाते हैं पेशावर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और बाखबर तज्ज़ियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। ये जो ताज़ा तरीन बयानात आए हैं, बड़ी मैसिव पॉलिसी शिफ्ट नज़र आती है, इसका पस मंज़र क्या है, कुछ अंदाज़ा हो रहा है? देखें, अमरीकी पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। पहले अमरीकी कहते थे कि तालिबान और अलकायदा एक ही हैं, सारे दहशतगर्द हैं, इनसे कोई बात नहीं हो सकती और इनको फ़ौजी शिकस्त देनी है। अब चूँकि अमेरिका ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इसका फ़ौजी हल नहीं है और सियासी हल निकालना चाहिए और वो तालिबान से बातचीत भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये उनकी पॉलिसी में तब्दीली आ रही है। वो कह रहे हैं कि तालिबान हमारे दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन तो अलकायदा के लोग हैं और तालिबान को और अलकायदा को अलग करना है। तो इसीलिए ये एक उन्होंने तालिबान को पैगाम भेजा है कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, आपसे बात हो सकती है लेकिन आप अलकायदा से अलग हो जाएं। मेरे ख्याल में यही कोशिश है, इसीलिए इस तरह के बयान। अच्छा, अब अपनी पॉलिसी शिफ्ट हुई है तो हमसे भी नहीं कहेंगे कि हम क्वेटा शूरा के खिलाफ कार्रवाई करें या हक़ानी नेटवर्क को तहस नहस कर दें। अब अमेरिका का हमसे भी ये मुतालबा नहीं होगा?
देखिए, अमेरिका को तो अफ़गानिस्तान की जंग में ख़ुद ये एहसास हो गया है कि वहाँ पे फ़ौजी कामयाबी मुमकिन नहीं है, इसलिए वो और जो उनके नेटो के इत्तेहादी हैं वो तालिबान से बात करना चाह रहे हैं। तालिबान तो फ़िलहाल हामिद करज़ई की हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो अमरीकियों से बात करने के लिए राज़ी हैं और इसीलिए इनके राब्ते भी हुए हैं और कुछ बातचीत भी हुई है। लेकिन देखें, पाकिस्तान के लिए वो इस तरह का एक फ़ैसला नहीं करना चाह रहे। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इनको पाकिस्तान से निकाले, इनको अफ़गानिस्तान में धकेल दे, इनको गिरफ़्तार करके अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दे, ताकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की और नेटो की मुश्किल आसान हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए वो एक मुश्किल हल निकाल रहे हैं, अपने लिए आसान हल निकाल रहे हैं। ख़ुद बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आप बातचीत न करें, आप मज़ीद फ़ौजी कार्रवाइयाँ करें। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अमेरिका की हर बात नहीं मानी। कुछ फ़ौजी कार्रवाइयाँ की हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया कि अमेरिका की हर बात मानकर हर जगह पर कार्रवाई की हो। अच्छा, ये जो अमेरिका की पॉलिसी का क़िबला अब बदल रहा है, इस हवाले से हम पाकिस्तान किस हद तक तैयार हैं और हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, ये जो शिफ्ट हो रहा है पॉलिसी का यूएस में? देखें, ज़ाहिर तो ये होता है कि पाकिस्तान ने तैयारी की है। पाकिस्तान शुरू से ये कहता आया है कि अफ़गानिस्तान के मसले का फ़ौजी हल नहीं है, और पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि वो अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी हैं उनके दरमियान और तालिबान के दरमियान बातचीत कराने के लिए एक किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान की ये पेशकश मौजूद है और पाकिस्तान ने कहा था कि सियासी हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में यही पाकिस्तान की तैयारी है, और शायद अमेरिका पाकिस्तान की बात अब समझ गया है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ख़ुद बराह रास्त तालिबान से बात करे और तालिबान की और अफ़गान हुकूमत की बात करवाए। शायद वो फ़िलहाल पाकिस्तान को वो किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के माशी सूरत हाल पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्वे आया है और नॉर्मल सर्वे है, लेकिन हुकूमत के लिए ये नॉर्मल नहीं है। एक चार्जशीट है और ये चार्जशीट अब आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से नहीं। इस प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ की जानिब से नहीं। शायद वज़ीर आज़म इसकी तरफ तवज्जो दें, इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।